नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मेरी नई वीडियो में कि सिविल इंजीनियर्स के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट बेसिक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइप ऑफ सीमेंट। हमारे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक है कि हमारे जनरली हम लोग साइट पे कौन से सीमेंट यूज़ करते हैं। तो उसमें आता है दोस्तों ओपीसी एंड पीपीसी। ये दो आते हैं जो ज़्यादातर हम साइट पे यूज़ करते हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं बट ये जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये कवर किया है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला है दोस्तों, ओपीसी का फुल फॉर्म जो है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। एंड दूसरा जो है वो पीपीसी का फुल फॉर्म होता है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ये जनरली हम हाउस कंस्ट्रक्शन या दूसरी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ओपीसी एंड पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये है, तो ओपीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पीपीसी का फुल फॉर्म होता है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। आप चाहे तो इसकी नोट बना सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आईएस कोड, सॉरी विच आईएस कोड इज यूज्ड फॉर स्टील एंड कंक्रीट। तो दोस्तों इसमें दो होते हैं। स्टील के लिए होता है आई एस 800। स्टील के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है आई एस 800। और दूसरा जो है IS 456 होता है जो कि कंक्रीट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा कि IS कोड फॉर कंक्रीट इज़ 456 एंड फॉर स्टील इट इज़ 800, IS 800। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में दोस्तों ये मैंने आपके लिए एक लिस्ट बना रखी है कि ये शुरू होता है, ये जो सबसे मतलब IS कोड 456 जो मैंने आपको बताया उसमें दिया हुआ है कि M5, M7.5, M10, M15, M20 एंड M25, ये यहाँ तक दिया हुआ है। वैसे ग्रेड बहुत अभी आगे ज़्यादा होता है, 20 25 के बाद 30, 35, 40, 45 ऐसे करके बहुत सारे हैं अभी। बट ये जनरल प्रोपोर्शन के साथ IS कोड में दिया हुआ है। बाकी जो होता है वो मिक्स डिज़ाइन करना पड़ता है। तो अब इसमें ये है कि तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों कि M5 का प्रपोर्शन क्या होता है या M7.5 का प्रपोर्शन क्या होता है। तो उसमें अब ये प्रपोर्शन का मैंने आपको जैसे बाजू में बता रखा है कि M5 का प्रपोर्शन होता है 1, 5 एंड 10। 1, 5 एंड 10 क्या होता है कि ये जो होता है ये मिक्स है कॉन्क्रीट के अंदर। जो 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है सीमेंट को, 5 जो होता है वो सैंड को, एंड 10 जो होता है वो एग्रीगेट को। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी कवर करने वाला हूँ। तो ये आप देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ये और M5, M7.5, 10, M15, M20 एंड M25 ये जनरली पूछा जाता है उसमें। और दूसरा इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई ये MPCC में जनरली हम कौन सा ग्रेड का सीमेंट यूज़ करते हैं या फिर RCC में हम जनरली कौन से ग्रेड का यूज़ करते हैं। तो ये है, ये आप कह सकते हैं कि पीसीसी में जो होता है M5 से लेके M15 तक जनरली हम यूज़ करते हैं। और M20 से लेके जो भी हायर जितने भी ग्रेड हैं वो सारे आरसीसी के उसमें आरसीसी के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा ये है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब जैसे ऊपर मैंने आपको बता दिया सारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट में क्या क्या आता है, मतलब कितने थे हमारे पास। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन दूसरा ये सब पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ M15। तो उसका क्या मतलब होता है। कि M15 का मतलब आपको ये बताना, ये बहुत बार मुझसे भी पूछा गया है, आपसे भी हो सकता है पूछा गया होगा या पूछा जाएगा। आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इट इज़ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट हुज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ 15 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हम लोग क्यूब कास्ट करते हैं इसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसका जो
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 15 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। M15 का मतलब ये होता है कि भाई इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो M15 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। दूसरा, इसका प्रोपोर्शन, इसके प्रोपोर्शन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यह भी पूछा जाता है कि M15 का प्रोपोर्शन क्या है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1, 2 और 4 होता है। ठीक है, वैसे सारे जो मैंने दिए हुए हैं, तो 1 to 4 इज द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स which represents 1 is as a part of cement, is a part of cement, 2 is the part of sand and 4 is the part of aggregate। अगर वॉल्यूम वाइज लेते हैं, मान लीजिए अगर एग्जांपल दें तो एक बकेट होती है, बकेट के अंदर एक बकेट आप सीमेंट लेते तो 2 बकेट ऑफ सैंड लेनी पड़ेगी और 4 बकेट ऑफ एग्रीगेट लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, पीसीसी एंड स्टील क्या होता है इसका, ये कई बार पूछा जाता है, इसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आरसीसी का आरसीसी का कंप्रेसिव यूनिट वेट 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। आरसीसी का कंफ्यूज मत करिएगा दोस्तों, इन दोनों में कई बार कंफ्यूज आरसीसी और पीसीसी का पूछ देते हैं तो उल्टा बोला जाता है, या फिर 24 याद रखते हैं लोग, क्योंकि पीसीसी का है एक्चुअल में। पीसीसी का 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है और आरसीसी का 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। और स्टील का 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टील का, क्योंकि स्टील कॉमनली बहुत बार यूज़ किया जाता है साइट पे, ये तीनों ही साइट पे बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आपको मटेरियल कैलकुलेट करना है, क्या देना है, कितने चाहिए, तो ये आपको निकाल के देना पड़ता है। ठीक है, वैसे वहाँ पे क्यूबिक मीटर में चलता है साइट पे, लेकिन आपको कैलकुलेट फिर भी अगर वो यूनिट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये किया जाता है इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टील का होता है 785 केजी पर मीटर क्यूब। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेथड ऑफ क्योरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मतलब जनरली ये पूछा ही जाता है इंटरव्यू में कि मेथड ऑफ क्योरिंग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है, 4 होते हैं। पहला है स्प्रिंकलर मेथड ऑफ क्योरिंग, जिसमें हम कई बार अपने घर बनते किसी का भी या फिर काम करते हुए साइड पे देखा होगा कि एक लेबर होती है जो मोटर के फ्लेक्सिबल पाइप के साथ कनेक्टेड होता है, उससे पानी छिड़क रहा होता है कॉलम पे, बीम पे, वॉल पे, तो उसे स्प्रिंकलर मेथड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है दोस्तों वेट कवरिंग ऑफ सरफेस। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा या साइड पे काम करते होंगे, अगर नहीं भी करते तो ये मैं आपको बता दूं कि कॉलम कास्ट होने के बाद या बीम कास्ट होने, कोई भी आरसीसी पार्ट है या कई बार ब्रिक वर्क वगैरह में भी करते हैं, बट जनरली कॉलम वगैरह में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि कॉलम कास्ट हो गया तो उसके नेक पे हम लोग गनी बैग लेते हैं या जूट बैग भी बोलते हैं, वो लेके उसको कवर करना पड़ता है चारों साइड से कवर करके, और उसको हमेशा गीला रखते हैं, हर पीरियडली 2-3 घंटे में उसमें पानी डाल देते हैं। तो क्या है उससे क्या होता है कि कंक्रीट के अंदर के जो वाटर हैं वो इवेपोरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए किया जाता है। दूसरा होता है पॉन्डिंग मेथड होती है जो, अब जैसे मान लीजिए छत कास्ट हो गई हमारी, ठीक है, या आप लोग अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या वेयर हाउस के प्रोजेक्ट में कभी काम किया होगा, अगर आपको शायद पता हो, तो नीचे फ्लोरिंग डलती है, फ्लोर होता है जिसपे मशीनें और वो सब लगती हैं, या फिर पार्किंग वगैरह में ट्री मिक्स होता है जहाँ पे हैवी मूवमेंट होती है वहाँ पे, तो उसमें क्या करते हैं, कास्टिंग करने के बाद हम लोग पॉन्ड बना देते हैं। पॉन्ड कैसे, मिट्टी से बनाते हैं, मिट्टी से क्यारी बोलते हैं हम लोग वहाँ पे, क्यारी बना देते हैं, मिट्टी से बनाते हैं या सैंड से बनाते हैं, जो भी आप अवेलेबल होगा आपके पास और चीपर होगा, तो उससे करके उसके अंदर क्या पानी भर के छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये है पॉन्डिंग मेथड होगी ऑन द सरफेस। और तीसरा होता है केमिकल क्योरिंग। केमिकल क्योरिंग जनरली ऐसे एरियाज में यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, उस एरियाज में यूज़ किया जाता है कि उसमें क्या कंक्रीट में एक केमिकल आता है, उसको डाल के सीधा कंक्रीट को ली कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं कि ब्लीडिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉन्क्रीट मिक्स एंड अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्क्रीट। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम कॉन्क्रीट कास्ट करते हैं बीम में, कॉलम में तो ठीक है, कॉलम में भी, बीम, कॉलम या फिर स्लैब में कास्ट करने के बाद जैसे हम वाइब्रेटर मारते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि पानी आपके सरफेस पे दिखने लगता है कि पानी भर गया है, उस चीज़ को कहते हैं ब्लीडिंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको कि वाइब्रेशन करने के बाद अगर आपके सरफेस पे पानी भरा हुआ दिख रहा है या फ्लो हो रहा है तो उसे कहते हैं पानी ब्लीडिंग कहते हैं, क्योंकि पानी सेपरेट होकर आपकी सरफेस पे अपीयर हो जाता है, दिखने लगता है। ठीक है, जो सही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो ये है आपका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्रेशन जोन एंड टेंशन जोन इन कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के अंदर टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैंटिलीवर बीम में कंप्रेशन जोन ये कहाँ होता है दोस्तों? बॉटम में होता है। ठीक है, ये बहुत बार लोग गलती करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कैंटिलीवर बीम का कंप्रेशन जोन है वो बॉटम में होता है, एंड टेंशन जोन जो होता है वो टॉप ऑफ द बीम में होता है, या ठीक है टॉप ऑफ द बीम में या छिद्र में, ऐसे पूछा जाता है जो वो टॉप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज स्लोप ऑफ स्टेयर? स्टेयर का स्लोप क्या होता है? ये दोस्तों कई बार अगर साइड पे आप काम करवा रहे हैं तो हम ये चीज़ों को इतना ध्यान देते नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे हम घबरा जाते हैं कि जवाब तो पता ही नहीं है, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये चीज़ अब मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द IS कोड 456/2000 द स्लोप ऑफ द स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री एंगल। ठीक है दोस्तों, इसका कितना होना चाहिए, ये कितने से कितने बीच में होना चाहिए? 25 डिग्री टू 40 डिग्री के एंगल के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरअप्स? स्टीरअप्स का क्या यूज़ है या क्या क्यों प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम में या बीम में या किसी जगह जहाँ पे भी प्रोवाइड करें, क्यों करें? तो मेन फंक्शन जो होता है स्टीरअप्स का वो होता है दोस्तों कि शियर फोर्स रेजिस्ट करने के लिए, शियर फोर्स रेजिस्ट करने के लिए, एंड सेकेंडली टू कीप द बार लॉन्जिट्यूडनल बार्स इन द पोजीशन। जो वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल बार होते हैं, जो मेन बार होते हैं, ठीक है, उनको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए, और दूसरा उस पर पड़ने वाले शियर लोड को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इतने टॉपिक मैंने कवर किए हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर करिए, और आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई सुझाव लगता है या आपको कोई अगर टॉपिक है जो जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।